लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डेफिनेशन पता है किसी को? हाँ या ना बताओ, कमेंट करो। क्या पता है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होगा? जी पता है? जी सर, यस सर। चलो अच्छी बात है, एक झलक हम भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। अलग अलग तरह का जरूरी नहीं है, अभी हम लोग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री देख रहे हैं तो उसका देखेंगे। आगे चल के सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, हायर ऑर्डर, एन ऑर्डर तक भी हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन फिलहाल इस चैप्टर में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का देखेंगे। ठीक है। दो तरह का होता है, कौन सा पहले लिखें? द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, ऐसे ही लिख देते हैं। कैसे दिया जाता है, या इज गिवन बाय से अच्छा, इज इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होता है? डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर है। डिग्री तो एक ही होगा लीनियर के लिए, डिग्री बढ़ नहीं सकता है लेकिन ऑर्डर बढ़ सकता है। ठीक है। प्लस अगर एक ही है, डिपेंडेंट वेरिएबल का भी पावर एक ही होना चाहिए, इसका मतलब मैक्सिमम हम यहाँ पे पी ले सकते हैं। ठीक है, पी ले सकते हैं, और पी के साथ किसका फंक्शन ले लेंगे? एक्स का पी फंक्शन हो जाएगा। और राइट साइड अगर तुम करना चाहोगे मैक्सिमम तो क्यू तक दे सकती हो, उससे ज्यादा और नहीं दे सकते, है ना। वेर पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ, इसका फंक्शन है एक्स और कांस्टेंट। ठीक है, या तो एक्स का फंक्शन होगा या कांस्टेंट का होगा। कौन सा? पी और क्यू, क्योंकि लीनियर है तो कोई भी डेरिवेटिव का पावर एक ही होगा, डिग्री एक होगा, और डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव सबका डिग्री वन होगा, वनली होगा। ठीक है, तो इसका मतलब पी जो होगा वो एक्स का फंक्शन होगा। अगर पी में एक भी वाई वगैरह कुछ आया, ये लीनियर नहीं होगा, है ना। पी और क्यू एक्स का फंक्शन होगा, जनरली ऐसा भी लिखते हैं। एक इसका रिवर्स प्रोसेस वाला भी है, जैसे कि डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी डैश एक्स इक्वल टू क्यू डैश, जहां पे पी डैश और क्यू डैश को हम लोग y का फंक्शन ले लेंगे। सेम इसी का ही क्या करो, इंटरचेंज कर दो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। नॉर्मली ये हो गया तुम्हारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर है? मोटिव क्या है? मोटिव है इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या काम किया जाए कि ये सॉल्व हो जाए, है ना। ओके, ऐसा क्या काम करेंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं? अच्छा ये बताओ, इसका सॉल्यूशन पता है कैसे दिया जाता है? हाँ या ना, बस इतना कमेंट करके बताओ। इसका सॉल्यूशन पता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का किस तरह से देते हैं? पता है? हाँ सर, अच्छी बात है। चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ नया सोचते हैं। हम बोले कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऐसा क्या काम किया जाए कि इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर दे। सॉल्व करना मतलब इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रल निकालना। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ अपने मन से लिख रहे हैं। ठीक है, अपने मन से लिख रहे हैं। फॉर सॉल्यूशन, फॉर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए, फॉर सॉल्यूशन इसको मान लेते हैं हम लोग स्टार। ठीक है, वी मल्टीप्लाई, वी मल्टीप्लाइंग, वी मल्टीप्लाइंग ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स। कौन सा पी? जो यहाँ पे है, इन इक्वेशन स्टार। हम इक्वेशन स्टार में ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डीएक्स मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? बोलता है सॉल्यूशन के लिए। अच्छा यही क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? तो इसका जवाब जब हम लोग जैक डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे उसमें आसानी से देखेंगे कि व्हाई वी आर मल्टीप्लाइंग दिस टाइप ऑफ फंक्शन इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, ऐसा नॉर्मली क्या बोलते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, आगे चल के इसको क्या बोलेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना। एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा फैक्टर जिसको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करना आसान हो जाता है। अभी हम लोग इतना ही बोलते हैं। ठीक है,
जैसे हम एग्जैक्ट वगैरह पढ़ेंगे तो इसको नाम दे देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करो तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाता है। लेकिन अभी एग्जैक्ट पढ़े नहीं है, अभी लीनियर ही देख रहे हैं हम। जैसे कि स्टार्टिंग के क्लास में ही बोले थे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वन इज द सब पार्ट ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन पहले लीनियर पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसका यूज कुछ कुछ एग्जैक्ट में अच्छे अच्छे क्वेश्चन को समझने में किया जाता है, इसलिए हम जनरली पहले इसी को देखेंगे, फिर हम लोग एग्जैक्ट जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आ जाओ, इसको अगर मल्टीप्लाई करने बोला है, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से क्या सॉल्यूशन निकल जाएगा, ट्राई करके देखते हैं। ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, है ना। क्यों मल्टीप्लाई करना है हम बता दिए, क्योंकि ये क्या करता है, सॉल्यूशन करने में हेल्प करता है। यही क्यों करना है वो हम लोग एग्जैक्ट में देखेंगे कि यही क्यों करना है, दूसरा क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो भी देखेंगे। कुछ भी लिखेंगे ऑथेंटिक रीजन होना चाहिए, ऐसे ही कुछ नहीं लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया क्यू ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पीडीएक्स। चलो ठीक है, इतना तो लिख दिए, लेकिन इनसे फायदा क्या हुआ, हुआ ना फायदा, बहुत बड़ा फायदा हुआ। हम इस पूरे लेफ्ट साइड वाले फंक्शन को लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स वाई इंटू ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ठीक है। और राइट साइड में कितना है, क्यू ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ये डी बाई डी एक्स लिखे, इसका मतलब थोड़ा सा समझाते हैं। मान लो कि ऐसा लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स अगर लिख देते हैं, सपोज करो कोई भी एगो f1 और f2 है, फंक्शन है, दो अलग अलग है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, इसको बराबर कैसे करेंगे, ये हो जाएगा डी एफ वन बाई डी एक्स, और f2 को क्या करेंगे, रख देंगे, प्लस डी एफ टू बाई डी एक्स, और क्या करेंगे, f1 को रखेंगे, चेन रूल। एक फंक्शन को हम लोग एज रख देंगे, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस पहले फंक्शन को रख के, पहला फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन को रखेंगे। इसको अगर हम मल्टीप्लाई किए ना टू दी पावर पी डी एक्स, तो गौर से देखो, हम इसको डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू डी पावर पी डी एक्स लिख सकते हैं। कैसे, वाई को डेरिवेटिव करो, इस फंक्शन को रख दो, कौन सा आया, ये वाला आ गया, वाई को डेरिवेटिव किया तो डी बाई डी एक्स, प्लस इस फंक्शन वाई को रख दिया यहाँ पे आप। अब इस फंक्शन को डेरिवेटिव करने वाले हैं, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही हो गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव खत्म, डीएक्स डीएक्स खत्म, तो मेरा पी बच गया। इसका मतलब ये जो है इधर लेफ्ट साइड वाले को उसको डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन मेथड, ठीक है। इंस्पेक्शन मेथड, इंस्पेक्शन मतलब हिट एंड ट्रायल करके देखा जाए, हिट एंड ट्रायल करके देखा जाए। जैसे कि एक्स डी वाई और प्लस वाई डी एक्स को अगर तुम गौर से देखोगे ना, तो डी ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं, एक्स डी वाई और वाई डी एक्स को डी ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं। एक्स को इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करो तो एक्स का डी एक्स, वाई को रह गया, ये वाला हो गया, प्लस एक्स को रख दोगे वाई का डी वाई, तो ये वाला हो गया। ये वाला तरीका है, ठीक है। अच्छा, ऐसा हुआ तो क्या फायदा है ना, फायदा, बिल्कुल फायदा है। इनमें क्या करो, dx को राइट साइड ले लो और इंटीग्रेट लगा दो, तो इंटीग्रेट लगा देते हैं d ऑफ y e टू दी पावर इंटीग्रेशन पी dx, ठीक है। इंटीग्रेट और dx लगा दिए, और यहाँ पे कितना हो गया, इंटीग्रेट, सॉरी dx कैसे लगाएंगे, dx तो हम राइट साइड लेंगे, ये हो गया इंटीग्रेट q e टू दी पावर पी dx और इंटू dx। ये वाला dx को पहले हम राइट साइड ले लिए, उसके बाद इंटीग्रेट किए, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों कैंसिल, ठीक है। तो मेरा कितना बचा इधर, कितना बचा, अगर ऐसा देखोगे यहां से, तो ये y e टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ठीक है, बराबर, थोड़ा सा इसको अच्छा से लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो कि कौन सा मल्टीप्लाई कहां पे है, ठीक है, इक्वल टू, इधर हो गया q इंटू ई टू दी पावर इंटीग्रेशन dx और इस पूरे का dx। इंटीग्रेट किए हैं तो एक हम कांस्टेंट लगा देते हैं c, आई थिंक दिख रहा होगा सबसे लास्ट तक, एक कांस्टेंट है यहाँ पे c, ठीक है। ये मेरा हो गया सॉल्यूशन, ये मेरा हो गया सॉल्यूशन। इसका मतलब y बराबर क्या लिखेंगे, e टू दी पावर इंटीग्रेशन माइनस ऑफ पी डी एक्स, इसको क्या कर दिए, राइट साइड कर दिए, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, इनटू इनटू इंटीग्रेशन ऑफ, आइए पूरे फंक्शन को लिख दो, q ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, अब फिर हो गया dx प्लस सी, दिस इज आवर। अच्छा, c के साथ भी ये वाला जाएगा, काम करो इसको हटा ही दो, ऊपरे वाला जो है उसी को रन देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्या कहलाएगा ये, विच इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन बोलो या इंटीग्रल बोलो। पढ़े ऑलरेडी हम लोग पहले भी हैं, पढ़े ऑलरेडी हम लोग पहले भी है, लेकिन जो क्यों कर रहे हैं वो ढूंढना है। जो आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है ऐसा ऐसा होता है वो हम लोग जानते हैं, लेकिन ऐसा ही क्यों होता है वो जिज्ञासा लाना है। तभी जाके क्या होगा, अगर कुछ चीजें हम चेंजिंग कर देंगे, अचानक चेंजिंग कर देंगे, तो तुमको दिक्कत नहीं होगा, तुम स्थिर से जब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो उसको डील कर लोगे। ठीक है, तो मोटिव ये रखना है कि कुछ अगर हम पहले से भी जानते हैं तो उनमें नया क्या ढूंढा जाए, ये ट्राई करना है, धीरे धीरे आर्डर डालना है। क्योंकि जब तुम एग्जाम दोगे, ओब्वियसली नेट का एग्जाम दोगे, ठीक है, तो उसमें तुमको ये नहीं लगेगा कि ऑलरेडी हम सब पहले से ही जानते आएंगे और बना देंगे। बहुत सारा चीजें ऐसा लगेगा कि हम पहली बार देख रहे हैं। ठीक है, वो अगर डील नहीं कर पाओगे तो बस वही कटअप से 8-10 नंबर पीछे हमेशा वही घूमते रह जाओगे, क्योंकि हजारों की संख्या में एग्जाम देता है। 35,000, 40,000, 45,000 ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया में नेट का एग्जाम देता है वन टाइम। ठीक है, और उनमें अगर क्वालिफिकेशन की देखो कितना कट मतलब है वो सिलेक्ट करते हैं, तो वही 250, 300, 400 अलग अलग कैटेगरी का मिलाकर ऑल ओवर मान के चलते 500 एक मोटे तौर पे। 40,000 जो नेट के एग्जाम देते हैं वो ऐसे तो नहीं है कि 10-12 पास की और एग्जाम दे दिया, जैसे कि जी मेंस एडवांस में भी लगा हुआ था, वैसा नहीं होता। ऑलरेडी उसने कहीं ना कहीं प्रिपरेशन किया है, ठीक है, कभी ना कभी अच्छे से पढ़ा है, तभी जाके दे रहा है। तो साढ़े 40,000 स्टूडेंट में 40 के स्टूडेंट में तुम्हारा कंपटीशन होगा। कुछ अगर यूनिक नहीं रहेगा, कई कई बार एग्जाम देते रहोगे, नहीं होगा। ठीक है, प्रयास करना है, ढूंढना है कि कोई अगर न्यू क्वेश्चन आ जाता है, अगर वो थ्योरी हम पढ़े तो उस थ्योरी से उस क्वेश्चन को कैसे डील करे, ये ढूंढना है। ऑलरेडी अगर वो थ्योरी पढ़े हुए हो, लीनियर बहुत को पहले भी पढ़ा है, अभी तो पढ़े हुए, ये सब कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन अभी नेट का क्वेश्चन देंगे देखना, और तुम उसी में फिर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कैसे इसको डील करे। ऑलरेडी नेट में भी पूछा हुआ है, लेकिन फिर जब हम बताएंगे फिर सारा चीजें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वो चीजें ढूंढना है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ के उसको अप्लाई कैसे किया जाए, एप्लीकेशन को प्रयास करो। अभी धीरे 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 वो धीरे धीरे आएगा, एट रैंडम नहीं आएगा कि देखे क्वेश्चन तुरंत आ गया, वैसा नहीं होता है, टाइम लगता है थोड़ा सा। क्लियर है यहाँ तक? ये वाला चीजें बताओ पहले, ये लीनियर क्लियर है? यहाँ लीनियर क्लियर है? फॉर्म को देखो, सॉल्यूशन क्या करने के लिए मल्टीप्लाई किए, इसको कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, आगे इसको लिखेंगे, अभी कुछ नहीं लिख रहे हैं, आगे इसको बोलेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एक ऐसा फंक्शन या फैक्टर जिसको डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो उसका सॉल्यूशन करना मेरे लिए आसान हो जाता है। अभी ऐसा बोलेंगे, जब एग्जैक्ट पढ़ लेंगे उसमें बोलेंगे कि ऐसा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? बताओ। यस, ओके, बहुत अच्छा, चलो सही है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले, इसका एक और भी फॉर्म होता है, वो हम यहाँ पे नहीं लिख रहे। जैसे कि एक फॉर्म होता है सेम टू सेम, इसी में अगर देखना चाहोगे तो क्या कर सकते हैं, एक अनदर फॉर्म भी होता है लीनियर का, अनदर फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा छोटा करके लिख देते हैं यहाँ पे, अनदर फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। शॉर्टकट में LDE लिखे हैं, जगह नहीं है इसलिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अनदर फॉर्म क्या होता है, dx बाई dy प्लस p डैश y इक्वल टू q डैश। क्या कि हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में चेंज कर दिए, जरूरी नहीं है कि हमेशा y ही डिपेंडेंट रहेगा, अगर हम इंटरचेंज करते हैं और हो सकता है कि क्वेश्चन मेरा आसानी से बन जाए, है ना। तो इस फॉर्म को भी ध्यान में रखना है, जहां पे हम ये बात बोल देते हैं कि वेर p डैश एंड q डैश आर फंक्शंस ऑफ किसका, y और कांस्टेंट। ठीक है, फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट, जो नीचे रहेगा इंडिपेंडेंट उसी का फंक्शन होना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ गलत कर दिए, यहाँ पे y नहीं, यहाँ x होगा। ठीक है, यहाँ पे y नहीं होगा, यहाँ पे x होगा, क्योंकि डिपेंडेंट रहने वाला है, यहाँ भी डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट रहने वाला है। ठीक है, x होगा, x डिपेंडेंट है, y यहाँ इंडिपेंडेंट की तरह ट्रीट होने लगेगा। जहां पे बोले p डैश और q डैश फंक्शन ऑफ, तुम्हारा कितना हो जाएगा, y और कांस्टेंट। इसका सॉल्यूशन कैसे देंगे, तो x e टू दी पावर इंटीग्रेशन p डैश और यहाँ पे हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में, सिर्फ इंटरचेंज कर दो सारे में। ठीक है, बराबर हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन q डैश और इंटू e टू दी पावर इंटीग्रेशन p डैश, ये हो गया y के रिस्पेक्ट में, और पूरे को फिर फाइनली हम लोग क्या करेंगे,
y के रिस्पेक्ट में इसका सॉल्यूशन हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से देते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम लोग इसी तरीके से देते हैं। कोई दिक्कत? क्लियर है? बताओ, क्लियर है? हाँ या ना? ओके, चलो ठीक है। तार लटकते रहता है ना, माइक वाला बीच बीच में डिस्टर्ब हो जाता है, पैर में लग जाता है। ठीक, चलो क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन किया जाए, स्टार्ट हो जाओ पेन और पेपर लेके। थोड़ा सा क्वेश्चन सिंपल से स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एकदम बहुत सिंपल सा है, बहुत क्विकली जवाब देना है। कितने, 1 मिनट का टाइमिंग देंगे, उतना, उससे ज्यादा नहीं देंगे। एग्जाम्पल, ठीक है, पहला, सॉल्व dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स क्यू। 1 मिनट का टाइम देते हैं, 1 मिनट में जवाब चाहिए। ठीक है, या मैक्सिमम 2 मिनट, चलो ठीक है, 2 मिनट। सॉल्व करो, इसका सॉल्यूशन चाहिए मुझे। अगर तुमको इस क्वेश्चन को उतार लो, अगर उनका नाम देना है e⁻p dx, तो उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर i.f अभी के लिए नाम दे सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन उतार लिए, पीछे जाए हम। dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, इसको सॉल्व करना है। अगर इसका नाम देना चाहते हो कुछ, इस वाले का नाम देना चाहते हो, तो इसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बोल सकते हो। यहाँ पे अगर लिख देते हैं तो छोटा सा करके, कहाँ लिखे, जगह तो नहीं है, इस साइड में लिख देते हैं, नीचे में। e⁻ इंटीग्रेशन, यहाँ नहीं लिखते हैं, अगला क्वेश्चन के लाइन में। अच्छा ठीक है, यहीं पे कर देते हैं, इसको कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लिख देते हैं नोट करके। e⁻ इंटीग्रेशन p dx is known as integrating factor। शॉर्टकट में इसको क्या लिखते हैं, i.f। एक नामकरण कर दिया, ताकि जब तुम क्वेश्चन बनाओगे तो वो समझ में आएगा। दिख रहा है नीचे? उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा, है ना। e⁻p dx को क्या कहते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। एक्स वाई इक्वल टू x⁵ प्लस c। चलो अच्छी बात है, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख दिए, अच्छी बात है। अब हम यहाँ भी फटाफट करके इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। टाइम सम अप हो गया, और किसी का, गौतम, उषा, सेम है। चलो अच्छी बात है, चलो ठीक है, समझ में आ गया, तुम लोग समझ रहे हो, एक्टिव हो। फिर भी हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन को अरेंज करके लिख देते हैं, ठीक है ना, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा, e⁻p dx, p की जगह कितना है, 1/x dx, है ना। तो e⁻ln x, इसका मतलब हो गया x। ठीक, एक चीज नोट करना, जब y में होता है तो यहाँ पे 1 जो फंक्शन ऑफ x हो जाएगा, अगर ऊपर x होता है तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ y हो जाएगा p के फॉर्म में, है ना। द जनरल सॉल्यूशन, द जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, बगल में बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, स्कूल है, स्कूल का 10th क्लास का फेयरवेल चल रहा है। तुम लोग को बैकग्राउंड साउंड सुनाई दे रहा है क्या, कुछ भी, एनीथिंग एल्स, ऐसा कोई मेरे पीछे से ऐसा कुछ नहीं ना आ रहा है? ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब साउंड आसपास ज्यादा हो रहा है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं। जनरल सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा इसका, y इंटू एक्स इक्वल टू क्यू, क्यू की जगह कितना है, एक्स क्यूब इंटू एक्स डी एक्स, दैट मीन्स
एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स एक्स टू दी पावर 4 को कितना हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 5/5 प्लस सी। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, है ना। नो सर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, तब अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पीछे मतलब सेटिंग किए हुए माइक है थोड़ा सा, कि ये बढ़ा दिया ताकि जो बैकग्राउंड साउंड हो उसको कैंसिल कर पाए, ठीक है, क्योंकि नहीं तो फिर जो क्लास का जो एक माहौल रहता है, क्योंकि जो क्वेश्चन लेंगे लेवल पे जाएंगे, तो पीछे से अगर कोई भी डिस्टर्ब करेगा या साउंड आएगा तो थोड़ा सा वो होता है ना, डिस्ट्रैक्ट हो जाना। एग्जाम में भी ऐसा ही डिस्ट्रैक्ट होता है, हल्का से इधर उधर देखे, जो चीजें माइंड में चल रहा था वो उससे हट जाओगे, है ना, तो पूरा कंसंट्रेशन चाहिए। वेयर सी इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये तो हो गया बच्चा वाला कांस्टेंट क्वेश्चन, मतलब ऑलरेडी हर कोई बना सकता है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। एज ए एक्सरसाइज के लिए हम यहाँ पे दो चार क्वेश्चन दे देते हैं, एज ए एक्सरसाइज के लिए, ताकि कम से कम प्रैक्टिस होगा। इसके बाद चलेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसको इधर करते हैं, अगले शानदार क्वेश्चन की ओर। एक्सरसाइज सॉल्व देखने दो कुछ क्वेश्चन, कौन कौन सा दे। चलो, ट्राई जरूर करना है, क्वेश्चन बना के भेजना है, नहीं तो कम से कम ट्राई खुद में जरूर करना है। जो एक्सरसाइज दे रहे हैं इतना तो करना ही है, इसके अलावे अगर बुक बनाओगे तो अच्छी बात है, नहीं तो समझ में तो आएगा लेकिन हाथ का स्पीड नहीं होगा, स्पीड अप्लाइड में चाहिए, एनी हाउ चाहिए, ठीक है। अगर स्पीड नहीं हुआ, टाइम खत्म हो जाएगा, जानते हुए भी। सबसे ज्यादा मैनेजमेंट तो यही है, टाइम मैनेजमेंट। तुमको सारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट पता होगा, सारा तो नहीं, इतना पता होगा कि बहुत अच्छा नंबर ला सकती हो, लेकिन बना नहीं पाओगे विद इन टाइम। 3 घंटा ऐसा बीतेगा ना कि पलक झपके और 3 घंटा खत्म हो गया, ठीक है। तो जो इजी क्वेश्चन है उनमें ये प्रयास करना है कितना स्टेप हम जंप कर सकते हैं, ट्राई करो धीरे धीरे। वो तब होगा जब बहुत सारा क्वेश्चन बनाओगे तो फॉर्मूला माइंड में रहेगा, और लीनियर वगैरह हो गया है, वेरिएबल सेपरेबल हो गया, वो सोच पाओगे कि अगर इसको 2 स्टेप जंप कर दिया जाए या ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट किया जाए तो वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा, है ना। तो वो बात है, अगर ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे तभी होगा, नहीं तो जाना हुआ क्वेश्चन भी छूट जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, सॉल्व। ये सब का आंसर नहीं लिख रहे, अगर तुम बोलोगे तो मेरे पास आंसर भी लिखा हुआ है, तो ऑलरेडी ये सब को हम देख के ही किए हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन आंसर भी लिखा हुआ। अगर तुमको लगता है कि हम बना लेंगे आसानी से विदाउट आंसर देखे हुए भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो फिर जरूरत जिसका मुझे लगेगा उसका हम आंसर ऑलरेडी लिख देंगे, सबका लिखने की जरूरत नहीं है। सॉल्व 1 + y² प्लस x माइनस e⁻⁻tan−1 है, ध्यान रखना, ठीक है। tan−1 dy/dx इक्वल टू 0, इतना रखो, या एक क्वेश्चन और दे देते हैं। सॉल्व x1 - x² dy प्लस 2x² y माइनस ax³ dx इक्वल टू 0। आई थिंक इतना सही है, हो जाना चाहिए। x1 - x² y 2x² y माइनस ax³ dx, जहां पे a ध्यान रखना ये फिक्स कांस्टेंट है, क्योंकि अगर a वेरिएबल हो गया, आर्बिट्ररी हो गया, तो फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ही नहीं। इसका मतलब अगर a लिखे है यहाँ पे a, तो a फिक्स मानना, अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन है तो a फिक्स्ड है। मतलब फिक्स्ड कुछ भी हो सकता है रियल नंबर से, लेकिन जो भी होगा फिक्स होगा, वैरी नहीं करेगा, ठीक है, वैरी नहीं करेगा, इतना ध्यान रखना। वेर इज ए फिक्स कांस्टेंट हम नहीं लिखे, इसका मतलब फिक्स है वो। अगर फिक्स नहीं होता तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं होगा, इक्वेशन ही नहीं होगा तो फिर देखे क्या फायदा है, ठीक है। चलो ठीक है,